नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हिंदी की टेस्ट सीरीज के आयोजन के बारे में। विद्यार्थियों की लंबे समय से डिमांड आ रही है कि सर रेगुलर टेस्ट सीरीज आप प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, वैसे तो हमने टेस्ट सीरीज को प्रारंभ भी कर दिया है और 2 टेस्ट हमने आयोजित भी कर दिए हैं। एक बेहद प्रामाणिक और कुछ विश्वविद्यालय के ज्ञानी प्रोफेसरों के समूह के द्वारा आपका पेपर निर्माण करवाया जा रहा है और उसके हम आपको पीडीएफ में आपके एप्लीकेशन आप ज्वाइन करेंगे और उसमें हम आपको पीडीएफ के रूप में उन टेस्टों को भी देना प्रारंभ कर रहे हैं और उनके हल प्रश्न पत्र की व्याख्यान आपको बराबर मिलेंगे। तो मित्रों, जिससे कि एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न जुड़े रहते हैं, तो एक टेस्ट सीरीज में जो अभी हम 100 प्रश्न पूछ रहे हैं उसके एक्सप्लेन जब हम करते हैं तो हज़ारों की संख्या में बहुत सारे तथ्य स्पष्ट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पिछली बार कॉलेज सहायक प्रोफेसर में भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया, जिससे विद्यार्थियों को आवश्यकता से भी ज़्यादा और उम्मीद से भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। हम इसी पद्धति पर हमने ग्रेड फर्स्ट की भी टेस्ट सीरीज को प्रारंभ कर रखा है और प्रश्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए ये द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का भी हमने आयोजन किया है। मित्रों, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। कल भी रीट का एग्ज़ाम था, आज भी रीट का एग्ज़ाम हुआ है। रीट के प्रश्न पत्रों को देख कर के भी आपको लग रहा होगा कि अब वो ज़माना एक जा चुका है जो बहुत ही स्थूल प्रकृति के सवाल परीक्षा में आते थे। आए दिन एक प्रश्न पत्रों का एक मानक स्टैंडर्ड विकसित हो रहा है और इस बात के लिए आरपीएससी भी साधुवाद के कहेंगे कि हम साधुवाद के योग्य हैं, उनको साधुवाद देना ही होगा। पिछली बार आप देखिए कि कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर आया उसका एक कितना शानदार स्टैंडर्ड रहा है और उसके बाद नीचे के तबके के जो एग्ज़ाम हुए, चाहे वो ग्राम सेवक है या बीडीओ जैसी भर्ती परीक्षा में भी आपने देखा, तो बहुत ही प्रामाणिक और एकदम योग्य स्तर के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न उम्मीद करते हैं कि छात्र को अपने विषय की गहरी पकड़ हो। अब मित्रों, उस छात्र पर तो वाकई में संकट है जो बहुत ही सतही जानकारी रखता है कि केवल साहित्य में रचनाकार के परिचय से काम हो गया। तो मित्रों, यहाँ हर चीज़ का बहुत बारीक आपको अध्ययन करने की अब आवश्यकता है। और चूँकि सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा तो वैसे भी दिसंबर में निर्धारित है, तो अब आपके पास पूरा समय है, आपके सामने पूरा कोर्स भी है। जिन विद्यार्थियों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो कोर्स भी हम कंप्लीट नए पैटर्न के अनुसार उसे कंप्लीट एप्लीकेशन पर करवा चुके हैं और उसके बाद फिर अब हमने ये टेस्ट सीरीज का जो एक शुभारंभ किया है, जिसमें आपको इन प्रश्न पत्रों का पूछे गए प्रश्न पत्रों का हल प्रस्तुत करेंगे। इसमें मित्रों, कुछ बच्चे ये चाह रहे थे कि सर आप ओवरऑल 150 क्वेश्चन जो हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में आते हैं उनको ओवरऑल ना लेकर के खंडों में लीजिए। ज़्यादा मात्रा में बच्चों की डिमांड ये रही है, तो इसलिए हमने एक चार्ट बनाया है। मित्रों, इस बात की जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि प्रत्येक रविवार को, अब चूँकि इस रविवार को रीट की परीक्षा होने के कारण हमने इसका एक पेपर रोक लिया था, लेकिन प्रत्येक रविवार को संध्या काल 8 बजे से 10 बजे का एक टाइम निर्धारित कर रखा है। यदि आप इस टाइम में पेपर को ज्वाइन करते हैं तो आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बनकर आती है। जितने भी प्रतिभागियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है उसमें आपकी रैंक कौन सी है। वैसे आप इस टेस्ट को कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, यह हमेशा आपके लिए ओपन है। लेकिन यदि इस निर्धारित समय के बाद के समय में यदि आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके प्रश्नों का आपको आइडिया आ जाएगा, आपकी मेरिट खुद की ही बन के आएगी, लेकिन सभी बच्चों के साथ आपका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। आपको मालूम चल जाएगा कि आपके 20 क्वेश्चन गलत है, आपके 80 प्रश्न सही है, आपकी ये ग्रेड बनी है। लेकिन यदि आप निर्धारित टाइम पर सॉल्व करते हैं 8 से 10 के बीच में, तो मित्रों आपकी एक ओवरऑल मेरिट बन करके सामने आएगी। तो ये काम हमने फर्स्ट ग्रेड में तो शुरू भी कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड में तो लगभग 7 पेपर हो चुके हैं और सेकंड ग्रेड में अभी 2 पेपर हुए हैं, जिसका सॉल्यूशन वीडियो हम आज से प्रस्तुत कर रहे हैं।
मित्रों, ये बात सही है कि खंडों में पेपर देने से कहीं न कहीं आपका वो टुकड़ा एक मजबूत कर लिया है और अब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत सार्थक अधिगम प्रक्रिया को स्थापित करती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एग्जाम तक जो आपके टेस्ट चलेंगे तो ये खंडों का सिस्टम प्रथम 10 टेस्ट में आपका जो ले रहा हूँ द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हिंदी के, वो खंड वाइज है। लेकिन 10 के बाद जो 11वीं से टेस्ट शुरू होगा और संभवतः 25-30 आपके टेस्ट आयोजित होंगे इस बीच में, तो 10 टेस्ट के बाद में जो टेस्ट आपके चलेंगे वो पूरे 150 प्रश्नों का आरपीएससी पैटर्न पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। चूँकि प्रश्न पत्रों के निर्माण में काफ़ी विद्वान व्यक्तियों का योगदान लिया जा रहा है और प्रत्येक वीडियो का हल, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र का वीडियो बनाकर हल देना, वो काम तो मैं स्वयं ही कर रहा हूँ और पीडीएफ के रूप में आपको ये मिल भी जाएंगे। आप इनकी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, ताकि विद्यार्थी इनको उतारने लगता है प्रश्नों को तो फिर उसको टाइम लगता है। तो पीडीएफ के रूप में, उत्तरमाला के रूप में हम उसमें उपलब्ध भी करवा देंगे। और दूसरा ये है कि आप एक्सप्लेन को ज़रूर देखिए, आप अपनी मेरिट बनाइए, क्योंकि मित्रों पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, डिस्क्रिप्टिव हम खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं होने से हमें वो आत्मविश्वास नहीं आता जो आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब आपका पूरा की पूरा रुझान ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड पर होना चाहिए, क्योंकि अब लगभग राजस्थान की लगभग प्रत्येक परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं और अब रीट के एग्ज़ाम से भी आप एकदम फ्री हो चुके हो। तो अब आप वरिष्ठ और राजपत्रित अधिकारी ग्रेड फर्स्ट, उन पर अब आप विशेष ध्यान लगाएंगे। सिलेबस दोनों का एक जैसा है और स्टैंडर्ड की यदि बात की जाए मित्रों, तो इस बार स्टैंडर्ड ना तो ग्रेड फर्स्ट का कमज़ोर होगा, ना ही ग्रेड सेकंड का। इस प्रकार दूसरी बात यह है कि कुछ विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के जो हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, उनका ये पूछना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट होगा, कब होगा, किस विषय का होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इसके बाद हम प्रथम टेस्ट सीरीज का हल भी करेंगे। आपके सामने मैं उस हल को प्रस्तुत करूँगा। ये हमने एक रूपरेखा बनाई है द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में, और जिसमें अभी 2 टेस्ट हमारे आयोजित हो चुके हैं। प्रथम साप्ताहिक टेस्ट सीरीज हमने 10 जुलाई 2022 को आयोजित की थी और ये आदिकाल से 100 प्रश्न पूछे गए थे। खंडों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी संख्या 100 क्वेश्चन है। 100 अंक ही अभी हमने इसके निर्धारित कर रखे हैं, तो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खंडों से। लेकिन जब आपका 10 टेस्टों के बाद ओवरऑल शुरू होगा तो उसमें क्वेश्चनों की संख्या आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे 300 अंकों के। अभी 100 क्वेश्चन पूछने का प्रावधान खंडों में चल रहा है। मित्रों, द्वितीय साप्ताहिक परीक्षा ये दिनांक 15 जुलाई को आयोजित हुआ था और ये भक्ति काल से संबंधित प्रश्नमाला के 100 बेहद प्रमाणिक स्टैंडर्ड सवाल आपसे पूछे गए। इस प्रकार 2 टेस्ट अभी हमारे आयोजित हुए हैं। इन दोनों के ही व्याख्यान वीडियो आज आपको आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और इस पहले वाले व्याख्यान को हम YouTube पर भी छोड़ देते हैं, ताकि YouTube से जुड़े हुए बच्चे भी हमारी जो रणनीति है उसको समझ सके कि हम मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में क्या काम कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज हमारा जो है ये कैसे आपको प्राप्त होगा। और इसके लिए मैंने संस्था के नंबर भी दे रखे हैं, नीचे पट्टी पर भी आपके जो ये नंबर चलते रहते हैं, ये भी जो है संस्था के नंबर हैं, आप यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ स्पष्ट तौर से बता तो दिया है कि यहाँ 2 टेस्ट हमारे आयोजित हो चुके हैं और जो विद्यार्थी अब जुड़ेंगे तो उनको भी ये टेस्ट प्राप्त होंगे। टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया और वो आपके एप्लीकेशन से गायब हो गया। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्ज़ाम के दिन तक आपके पास रहेगी। एग्ज़ाम के दिन के बाद से ये टेस्ट सीरीज आपके एप्लीकेशन से ऑटोमेटिक स्वतः ही हट जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम तक यहाँ आपको जो हल वीडियो हैं वो भी रहेंगे, पीडीएफ भी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। कोई भी टेस्ट कहीं से कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, आपके एग्ज़ाम तक वो सुरक्षित रहेगी। इसके बाद अगली हमारी क्या रणनीति है उस पर हम बातचीत करते हैं मित्रों। इसके बाद देखिए, अगला जो तृतीय टेस्ट सीरीज आयोजित होगा वो 31 जुलाई को होगा। अभी जो 24 जुलाई को होने वाला था वो रीट परीक्षा के कारण हमने उस टेस्ट को स्थगित कर दिया है।
31 जुलाई को जो टेस्ट होना है मित्रों, उसका विषय होगा रीतिकाल। रीतिकाल से संबंधित इसमें से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे उम्मीद की जा रही है, मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी 100 में से 60 या 70 बना करके खुश हो रहे हैं कि हमने 70% सर की क्लास के क्वेश्चन हल कर दिए हैं, तो मित्रों ये खुशी का विषय नहीं है। खुशी का विषय तब है जब आप मेरे द्वारा पूछे गए, हमारी टीम के द्वारा बनाए गए प्रश्नों में से 90+ प्रश्न बना रहे हैं, तो समझो आपकी बहुत सही गति में स्टडी चल रही है। और यकीन मानो कि यदि आप मेरे टेस्ट सीरीज में 90 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आरपीएससी में तो आप 100 में से 100 ही बनाएंगे, क्योंकि मैं पहले से ही हमारे यहाँ रेनेसा का जो एक प्रश्नों का स्तर होता है वो मानक से भी थोड़ा ऊपर होता है। इसलिए हम आपको पहले से ही एक हार्ड ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि आपको किसी कठिन सवाल में भी आपको दिक्कत नहीं आए। मित्रों, प्रश्न की तैयारी करने से पहले ये भी आप जान लीजिए कि प्रश्न रूपरेखा कई प्रकार की होती हैं, हो सकती हैं। सम्मिलित वाले सवाल भी आते हैं, रचनाकार के जोड़े असंगत वाले भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रचनाओं से पूछा गया क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है। जैसे बिहारी सतसई, पद्मावत या रामचरितमानस आदि ऐसे काफ़ी ग्रंथ हिंदी में लिखे गए हैं जिनके बारे में सवाल बनता है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। प्रवृत्तियों पर विशेष फोकस करो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की कौन सी एक विशेषता सही नहीं है, इस प्रकार के सवाल। और सुमिलित वाले सवाल भी उसमें कुछ रहेंगे, कुछ बड़े बेसिक कालक्रम वाले क्वेश्चन भी इस बार डाले जा सकते हैं। इसलिए जितने भी संभावित कालक्रम के सवाल बनते हैं वो हम पहले से ही आपको प्रस्तुत कर देंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या न आए। जितने भी अवधारणात्मक सवाल बनते हैं मित्रों वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, और इस प्रक्रिया में यदि टेस्ट कुछ हमें ज़्यादा भी आयोजित करने पड़ गए तो वो हम वह भी करेंगे। मित्रों, आजकल एक कूट वाले प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। रीट परीक्षा में भी आपने देखा कि मीराबाई के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, ऐसे 7-8 कथन आपको दे देंगे और फिर पूछेंगे कि सही कूट पहचानिए। उनमें से 2-3 कथन गलत होंगे, अधिकांश सही होंगे। तो वो वाला क्वेश्चन भी अवधारणात्मक स्वरूप का एक नया ट्रेंड वाला क्वेश्चन है। ऐसे सवाल भी पहले भी सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। भिखारी दास से पूछा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में जो कहे हैं 4 कथन देकर पूछा कि कौन कौन से कथन कहे गए हैं, 2 उसमें नहीं कहे गए, 2 कहे गए। तो उस प्रकार की तमाम प्रकार की प्रश्नावली के लिए आप पहले से ही तैयार रहे। जैसा हमारे सामने शत्रु है उसका उसी हथियार से मुकाबला करना है। ये नहीं कि हम तो सुई लेके चले गए और मालूम चला कि वहाँ सुई की आवश्यकता ही नहीं है, तलवारों से युद्ध हो रहा है। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि सुई को मत साथ रखो, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई खा करे तलवारी, वो तो रहीम नहीं कहा है। लेकिन सुई का काम वही है जहाँ सुई जैसा सवाल होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि स्थूल से सूक्ष्म तक अवधारणात्मक क्वेश्चन से लेकर के और फैक्चुअल क्वेश्चन, तथ्यपरक क्वेश्चन, कोई भी प्रक्रिया का किसी भी प्रकार का सवाल, कैसी भी भाषा प्रश्न पत्र से कैसा भी खिलवाड़ वाला सवाल क्यों न आ जाए, आप उसकी सही नस पकड़ सको। क्योंकि आपका उत्तर क्या है ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा है कि नहीं। उत्तर देने से पहले प्रश्न की प्रकृति को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो जल्दबाजी में विद्यार्थी यही नहीं समझ पाते हैं कि ये है पूछ रहा है अथवा नहीं है पूछ रहा है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और हम जो प्रश्न पत्रों का निर्माण करवा रहे हैं वो इन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों का एक समुच्चय है। जो 31 जुलाई को आपका टेस्ट होगा संडे को, प्रत्येक रविवार, मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि प्रत्येक रविवार 8 बजे से 10 बजे रात्रि, इस बीच में आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। अब जब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि 31 जुलाई को टाइमिंग होती है हमारी 8 PM टू 10 PM, प्रत्येक रविवार को। 31 जुलाई को रविवार है। इस बीच में आपके पास पूरे 7 दिन हैं। एकदम रीतिकाल को पढ़ डालो, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको याद कर डालो। जो प्रमुख कालक्रम बन रहे हैं, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, घनानंद, मतिराम, ठाकुर, इनको क्रम से लगा लो। महत्वपूर्ण कौन सा ग्रंथ अलंकारवादी है, कौन सा रसवादी है, इन सभी चीज़ों को देखो। कौन सा न्यायिका भेद का ग्रंथ है, किस दरबार में कौन सी रचना लिखी गई, रीतिकाल की सामान्य विशेषता क्या है,
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कविता की क्या विशेषता है, बिहारी और घनानंद की तुलना कीजिए कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर कीजिए रीतिबद्ध में रीति मुक्त कविता में क्या अंतर है, रीति से तात्पर्य क्या है, नामकरण क्या है, उसका जो काल विभाजन और नामकरण किया है उससे आप क्या समझते हो, कौन कौन से प्रमुख आलोचकों ने रीति काल पर चर्चित किताबें लिखी है, जैसे बिहारी सत्से की भूमिका पूछी हुई है, पदम सिंह शर्मा ने लिखी, रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी, देव और बिहारी किसकी रचना है, बिहारी और देव किसकी रचना है। तो मित्रों ये तमाम चीज़ों को अच्छे से जब पढ़ डालोगे और जब लगे आपको कि सर ने 100 क्वेश्चन पूछा और हमारे 95, 98 सही आए, तो मित्रों फिर आपकी तैयारी में कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार चौथी जो चतुर्थ टेस्ट सीरीज है उसका हम 7 अगस्त को आयोजन करेंगे और आधुनिक काल में ये पद से संबंधित होगा। देखो आधुनिक काल के 2 भाग हैं। रामचंद्र शुक्ल ने तो आधुनिक काल को कहा भी है कि गद्य काल। जब हम आधुनिक काल पद की बात करते हैं तो हमारा टारगेट केवल कविता वाला पोर्शन होता है कि भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी और समकालीन कविता और इनके कवियों से ही सवाल बनते हैं। कालखंड की कविता की प्रवृत्तियों से सवाल बनते हैं, कौन सा मुक्तक कौन सा प्रबंध है ये बनते हैं, कवियों के बारे में कौन सी विशेषता सही नहीं है वो बनते हैं, कवियों की कोई काव्य करती है जैसे साकेत है मैथिली शरण गुप्त की तो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार के सवाल। और जो पंचम टेस्ट 5वां टेस्ट आपका आयोजित होगा वो होगा आधुनिक काल के गद्य वाले भाग से। और आधुनिक काल में गद्य की बात करते हैं तो नाटक, निबंध, कहानी जो ये लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, उपन्यास वगैरह, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, इनके उद्भव और विकास से जुड़े हुए तमाम सवाल है वो आधुनिक काल के गद्य में आते हैं। और जब आधुनिक काल के गद्य की बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही देखना शुरू करो कि गद्य साहित्य का निर्माण तो वहीं से प्रारंभ हो गया था। लल्लूलाल, सदा सुखलाल है ना, ये सब जो है, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, इनका योगदान, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद है, राजा लक्ष्मण सिंह है, इन सब को देखिए किस प्रकार की ये आधुनिक गद्य में कैसी खड़ी बोली का निर्माण कर रहे थे। बाद में भारतेंदु और उसके मंडल ने क्या योगदान दिया। तो पूरा जो है गद्य से संबंधित जो रचनाएं हैं उनका विशेष फोकस यहाँ करना है 14 अगस्त को। 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त, बाकी 15 अगस्त को तो आपको पता ही है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलई पाके कई दिनों के बाद। बाबा नागार्जुन जब 15 अगस्त को जाया करते थे स्कूल में दाने लेने, तो ये पंक्तियाँ बराबर उस याद दिलाती है कि कितने उत्साह के साथ ड्रेस पहनकर दाने लेने के लिए, और बड़ा उत्साह रहता था कि राष्ट्रगान करेंगे और सब अच्छे सुंदर सुंदर दिखते थे उस दिन। इसके बाद मित्रों 6वां टेस्ट आपका काव्यशास्त्र को समर्पित है, जो स्नातक लेवल का काव्यशास्त्र, रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण और रीति, शब्द शक्ति और ये जो लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, उस पे 100 क्वेश्चन आपसे आयोजित किए जाएंगे। काव्यशास्त्र वो 21 अगस्त 2022 को होगा। इसलिए अब जो बड़ी मात्रा में विद्यार्थी ये फ़ोन करते देख सर कौन सा टेस्ट कब हो रहा है, तो वो समस्या का समाधान हम अब कर दे रहे हैं। शुरू के 10 जो टेस्ट सीरीज है और 10 टेस्ट सीरीजों की हमने प्लानिंग यहाँ की है, जिसमें 7वां टेस्ट सीरीज होगा वो निर्धारित गद्य पद्य के पाठ है, जिसमें आपकी कहानियाँ लगी हुई हैं, एक उपन्यास भी लगा हुआ है, खून का टीका, लहरों के राजहंस, बालकांड और गुरुदेव और एक कबीरदास के दोहे पद लगे हुए हैं, सूर्यमल मिश्रण, मीराबाई, सूरदास, ये सब निर्धारित गद्य पद्य पाठ के अंतर्गत है। तो स्नातक स्तर के जो गद्य पद्य के पाठ लगे हुए हैं, ये निर्धारित गद्य पद्य के पाठ से मतलब है स्नातक स्तर के जो 12-13 रचनाएं लगी हुई हैं उसको अच्छे से तैयारी करो। बिहारी सत्सई के 20 दोहे लगे हुए हैं। तो ये 28 अगस्त को आपसे 100 क्वेश्चन इन निर्धारित गद्य पद्य के पाठों से पूछे जाएंगे। मित्रों प्रयास तो हमारा ऐसा रहेगा कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि जब आप पेपर देंगे तो कोई प्रश्न आपको अछूता लगेगा ही नहीं। हमारी और हमारी टीम का पूरा प्रयास है कि जिन प्रश्नों से आप आरपीएससी में जूझने वाले हो, रचनात्मक स्तर पर पहले ही आप रेनेसा प्लेटफॉर्म पर उन प्रश्नों से जूझ चुके होंगे, यह हमारा एक उद्देश्य है। 8वां टेस्ट सीरीज जो 8वां है वो शिक्षण विधि से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण विधि को हमने विस्तार से पढ़ाया है।
विद्यार्थियों ने ऑनलाइन क्लास बड़ी मात्रा में ज्वाइन कर रखी हैं। जो विद्यार्थी केवल शिक्षण विधि की ही क्लास लेना चाहता हो अलग से, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने उसकी भी अलग से सुविधा कर रखी है। और शिक्षण विधि से संबंधित आपसे यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में 20 आएंगे शिक्षण विधि से, लेकिन व्यापकता से उसका हम मूल्यांकन करेंगे। शिक्षण विधि में काफ़ी बदलाव किए हैं, बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। रचना शिक्षण के पूरे पहलुओं को जोड़ दिया गया है मित्रों। और नवा टेस्ट सीरीज आपका व्याकरण से संबंधित होगा, जो भी आपके सिलेबस की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो व्याकरण के लिए तो आप 1 घंटा फिक्स कर लीजिए रोज़, कि 1 घंटा आपको रोज़ ग्रामर पढ़नी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9 से 12 के लिए एक किताब चलती है हिंदी व्याकरण रचना, उसको ले आइए। वासुदेव नंदन की बहुत अच्छी किताब है हिंदी व्याकरण रचना, उसको भी आप आधार बनाइए। कुछ हमारी संस्था ने जो नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं उनको तो आप पढ़ ही रहे होंगे। और 10वां टेस्ट सीरीज है वो 18 सितंबर को होगा। ये मित्रों संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को टारगेट किया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस को नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य पद्य, आधुनिक काल की कविता भी और उसमें गद्य भी, इससे संबंधित 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे 10 टेस्ट सीरीजों की प्लानिंग हो गई। आप कहोगे कि सर इसके बाद क्या? मित्रों, इसके बाद आपके शुरू होंगे ओवरऑल टेस्ट सीरीज, यानी कि जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो उसी प्रकार से पूछे जाएंगे जो आरपीसी का पैटर्न निर्धारित है। इसलिए 10 टेस्ट सीरीज तो आपके ये हमने खंडों में आयोजित कर दिए, ताकि शुरू में आप इनके लिए तैयार रहें। और अब तक आते आते आप सबके लिए तैयार हो चुके होंगे। इसलिए अगले जो टेस्ट शुरू होने वाले हैं वो बिना किसी, आप उसमें कोई संदेह नहीं करें कि वो ओवरऑल होंगे। इस प्रकार ये मैं यहाँ, आप ध्यान रखिए, इनको चाहो तो आप नोट कर लो कि किस किस तारीख को कौन कौन सा टेस्ट आयोजित होना है। और 11 टेस्ट से जो आपका 11वां टेस्ट होगा, 11वां टेस्ट ये होगा संपूर्ण सिलेबस का। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपका, संपूर्ण सिलेबस को आधार बनाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे मित्रों, पूछे जाएंगे। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, मित्रों, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग के साथ में 150 क्वेश्चन सही करते हुए आप कितना अपना स्कोर बना पाते हो, एग्जाम तक आपका ये पैटर्न चलेगा। तो ये हुई एक रूपरेखा कि किस प्रकार से हमें ये टेस्ट सीरीज को देखना है और तैयारी करनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो हमने प्रथम टेस्ट सीरीज आपसे पूछी है, उसका पेपर आपके सामने प्रस्तुत है और मैं उसका यहाँ हल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां हमें पैदा हो जाती हैं। जैसे ही हम हिंदी शब्द सागर का शब्द का उल्लेख करते हैं, वैसे हमें रामचंद्र शुक्ल की याद आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना है। 1928 में हिंदी शब्द सागर का निर्माण हुआ, जिसके 10 खंड प्रकाशित हुए। काशी नागरी प्रचारणी से ही काम आया था। 16 खंड तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास निकला था। 16 खंड, जिसका पहला खंड है हिंदी साहित्य के आधार पीठिका, जो कि राजबली पांडे उसके संपादक हैं, जो इस बार कॉलेज लेक्चर में पूछा है। 16 खंड है, उसको 18 खंड याद नहीं करें कि काशी नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में आया? 16 खंडों में आया। 18 खंडों में प्रस्तावित था तो नहीं आए 2 खंड, तो 16 खंड ही मान्य हुए। 16 खंड के संपादक जो है राहुल सांकृत्यायन है।
हिंदी शब्द सागर जब बन चुका है तो इसका उत्तर तो हो जाएगा श्याम सुंदर दास। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का कार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया गया और शुक्ल ने ये कार्य भूमिका जो है उसका एक शीर्षक दिया, हिंदी साहित्य का विकास। तो रामचंद्र शुक्ल ने मित्रों जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया और जिसका प्रारंभिक शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बाद में जब भूमिका पूरी हो गई, वो बड़ी भूमिका हो गई, 300 साढ़े 300 पन्ने बन गए, तो हिंदी साहित्य के विकास को हटा दिया गया और नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और 1929 में रामचंद्र शुक्ल का ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ। मित्रों, ये हिंदी का पहला विधेयवादी इतिहास ग्रंथ है। हिप्पोलाइट तेन का नाम सुना होगा आपने, फ्रांसीसी विद्वान है। जाति, वातावरण और क्षण, ये विधेयवाद के 3 तत्व है। और विधेयवाद क्या होता है, विधेयवादी इतिहासकार को, ये मैंने आपको क्लास में विस्तार से पढ़ा रखा है, उसके एक्सप्लेन की यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। पहली बात तो ये कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, लेकिन प्रचलन में क्या लोकप्रिय हुआ है, सर्वमान्य मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया आदिकाल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया आदिकाल को, बीज वपन काल। ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया, ग्रियर्सन ने नाम दिया चारण काल। राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया, संधि काल और चारण काल। आरंभिक काल नामकरण किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक नामकरण किसने दिया, गणपति चंद्र गुप्त ने। या आरंभिक और प्रारंभिक ये भी ध्यान रखो। वैसे गणपति चंद्र गुप्त ने शून्यकाल एक और नाम दिया है। ऐसे नामकरण काफ़ी हैं, 15-16 हैं, लेकिन सबसे आगे निकले रेस में नंबर 1 पर आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा सर्वाधिक मान्य नामकरण हुआ है राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत काल। यदि ऐसे ही पूछ लिया जाए कि आदिकाल का सर्वाधिक उपयुक्त नामकरण हो सकता है क्या, और उसके विकल्प में आदिकाल नाम ना हो, तो सिद्ध सामंत काल दूसरा टॉप 2 मत होगा। ये भी ध्यान रखो। अब इसमें विद्यार्थी देखेगा कि अच्छा, तो ये तो 1050 विक्रम संवत से प्रारंभ है और 1375 से लेकर के और 1050 से शुरू है, 1375 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक है। देखो मित्रों, इसमें तो खैर कुछ लिखना छूट गया है। तो विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, पेपर में तो आपका सही लिखा हुआ था, यहाँ थोड़ा सा इसमें टाइप नहीं हो पाया है वो, तो 1375 एक ये है। अब इसमें जो बिल्कुल सही उत्तर है वो आपने सबने सही किया है। ये उत्तर 1050 विक्रम संवत से लेकर और 1375 विक्रम संवत का जो समय है वो आदिकाल का है। बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है मित्रों कि ऐसे भी आपको विकल्प मिल सकता है कि 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। तो फिर वहाँ ध्यान में क्या रहता है कि यार 1050 है तो ईस्वी चल जाएगा। नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने अपना पूरा इतिहास संवत में लिखा है। ईस्वी सन का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, संवत का प्रयोग किया है। और संवत ये होता है कि संवत में से आप 57 घटा दो तो ईस्वी सन निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो मान रहे हैं 1050 संवत का मतलब हो गया 993 ईस्वी सन। तो 993 ईस्वी है ना, इसको संवत कहोगे तो 1050 संवत कह लो। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। और मित्रों ये भी ध्यान रखो कि पुरानी हिंदी या जो उत्तर अपभ्रंश की स्थिति है उसको प्राकृताभास हिंदी शब्द का प्रयोग दिया है। जैसे कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा तो गुलेरी का हमको ध्यान आता है, उसी प्रकार प्राकृताभास हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है तो ये किया रामचंद्र शुक्ल ने, कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है।
दूसरा आप ये ध्यान रखो कि शासकों के संदर्भ में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को राजा मुंज से लेकर, मुंज थे राजा भोज के जो चाचा है वाकपति मुंज, तो राजा मुंज से लेकर के राणा हमीर तक का जो समय है वो 14वीं सदी का, उसको आदिकाल माना है। तो मतलब 10वीं सदी से 14वीं सदी का समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही समय मानते हैं, 10वीं सदी से 14वीं सदी तक का समय आदिकाल है। और मित्रों, राणा हमीर से याद रखना कि हमीर रासो रचना किसकी है? सारंगधर की। और सारंगधर की हमीर रासों को लक्षित करते ही रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि प्राकृत की अभ्रंश रचनाओं की समाप्ति की परंपरा, जो अभ्रंश रचनाओं की परंपरा चली आ रही थी, उसकी समाप्ति इसी रचना से समझना चाहिए। पूछ लेंगे आचार्य शुक्ल ने किस रचना से अभ्रंश रचनाओं की परंपरा जो चली आ रही थी उसको समाप्ति माना है? हमीर रासों। तो 2 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? मित्रों, ये है रामचंद्र शुक्ल को। भले ही हम ग्रियर्सन का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको हम हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं। क्यों? क्योंकि काल विभाजन और नामकरण करने का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे, आयरिश थे, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में इनका ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। पहली बार कालानुक्रमिक पद्धति में लिखा, तो धन्यवाद के पात्र हैं ग्रियर्सन। लेकिन मित्रों, ग्रियर्सन उसको व्यवस्थित रूप नहीं दे पाया। उनका जो काल विभाजन है और जिस प्रकार से नामकरण किया है उसमें बड़ी त्रुटियाँ हैं। एक तरफ तो ये नाम देते हैं चारण काल और शुरुआत मानते हैं 643 ईस्वी से। अब 643 ईस्वी से यानी कि 750 विक्रम संवत से प्रारंभ माना है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है और नाम दिया चारण काल। जबकि एक भी चारण रचनाकार का या कि कोई चारण प्रवृत्ति, किसी बोध का कोई भी रचना में कोई चारण प्रवृत्ति आ रही हो उसका उल्लेख भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मित्रों, चारण रचनाओं की प्रवृत्ति तो शुरू होती है 10वीं सदी, यानी 1000 ईस्वी के बाद ऐसी रचनाएं मिलने लगती हैं। तो भारी त्रुटियां हैं, नामकरण में भी काफ़ी त्रुटियां रही हैं। इसलिए माना कि इनका इतिहास हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास है, लेकिन व्यवस्थित वैज्ञानिक नहीं है। यदि व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास पहला होगा तो वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण है 1940। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 फरवरी 1941 को तो रामचंद्र शुक्ल का महाप्रयाण हो गया। मित्रों, ये बसंत ऋतु है, किसी के जीवन में बसंत लाती है तो किसी के प्राण ले जाती है। रामचंद्र शुक्ल को अस्थमा था और उसको ये फूलों से बड़ी एलर्जी थी। बसंत के महीने में जो एलर्जी हुई वो शुक्ल जी के अस्थमा को दबा नहीं पाई और शुक्ल जी 2 फरवरी 1941 को तो देवलोक गमन कर गए थे। तो दूसरा परिवर्तित संस्करण आपसे पूछ सकते हैं 1940 में। वैसे बसंत से मुझे याद आया कि हिंदी का तो एक कवि है जो मैं ही बसंत का अग्रदूत, बसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था 1896 में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये है। बाकी देखो, बसंत के अग्रदूत सवाल अलग है, ये निराला है। जिसने मैं शैली अपनाई वो निराला है। जो मुक्त छंद के प्रवर्तक है वो निराला है। जिसने छायावादी कविता को सबसे ज़्यादा वैविध्यता प्रदान की वो निराला है। लेकिन नवजागरण का अग्रदूत तो आपके आधुनिक गद्य के पिता में कौन है? आपके आधुनिक गद्य के पिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो नवजागरण के अग्रदूत हैं। वो हमारे साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत हैं, आधुनिक चेतना के अग्रदूत हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में कहते हो कि ये कि हमारे आधुनिक भारत के पिता हैं, तो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आप कहोगे हाँ, ऐसे कैसे पिता मान लें उनको, 35 साल की उम्र में ही तो मर गए वो। तो ये तो और महानता का काम है कि 35 साल में आपके साहित्य को मध्यकाल से पकड़ कर खींच लाए
आयत जोड़ दिया किसानों की झोंपड़ी की तरफ, ये कम बात है। एक युग को दूसरे युग में ट्रांसफ़र कर देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो तीसरे का सही विकल्प है 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी कोविद रत्नमाला। तो मित्रों ये जीवनी विधा के निकट है और बहुत सुंदर रचना है, लिखने वाले हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो ये तो बड़ी जानी पहचानी रचना है किशोरीदास वाजपेयी की। हालांकि कामता प्रसाद गुरु भी बहुत बड़े व्याकरणक रहे हैं, इनको तो हिंदी का पाणिनि कहते हैं। मित्रों हिंदी के पाणिनि में कामता प्रसाद गुरु का भी नाम है और किशोरीदास वाजपेयी का भी नाम है। कुछ बहुत सरलीकरण का एक रूप देकर के ऐसा कहा कि नहीं भाई ऐसे कहो कि कामता प्रसाद गुरु तो है भाषा के पाणिनि और जो किशोरीदास वाजपेयी हैं ये है व्याकरण के पाणिनि। चलो इस बात को भी ध्यान में रख लेते हैं, कभी ऐसे छटनी करनी पड़ी तो। बाकी पाणिनि तो भाई देखो कामता प्रसाद गुरु को ही कहा जाता है। बाकी हाँ, हम ये नहीं करें किशोरीदास वाजपेयी का योगदान बड़ा है, पर कभी ऐसे डिवाइडेशन भी करना हो तो भाषा के पाणिनि के रूप में कामता जी को याद रख लो और भाई किशोरीदास वाजपेयी है, इनको भाई व्याकरण का पाणिनि। बता व्याकरण किसकी? हिंदी की। हिंदी क्या है? भाषा। तो चीज़ें तो सब एक ही हो गई ना। बाकी धीरेन्द्र वर्मा का भी काम मित्रों है तो शानदार। हिंदी साहित्य का इन्होंने संपादन किया 3 भागों में और 2012 आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन पूछा हिंदी साहित्य के संपादक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। आप चेक कर सकते हैं, मैं जो बोलता रहता हूँ कि ये वहाँ पूछा, क्योंकि मैं प्रश्न पत्रों का अध्ययन करता रहता हूँ। और हेमचंद्र है, ये है प्राकृत के पाणिनि। इसने इसको तो अभ्रंश का पाणिनि भी कहते हैं। हालांकि कुछ विद्वान पिशेल को और ले आते हैं कि भाई पिशेल है, उसने अभ्रंश पर बड़े विस्तार से पहली बार काम किया, तो अभ्रंश का पाणिनि तो हम पिशेल को कहेंगे। लेकिन सही बात तो ये है कि चलो पिशेल को भी ध्यान रख लो, लेकिन हेमचंद्र सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखने वाला चंगदेव है। ये चंगदेव पूरी जैन परंपरा में से इनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य नहीं हुआ। 12वीं सदी के हैं ये वही है जो ये कुमारपाल चरित लिखा जिन्होंने, और जिनके आधार पर सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज के दरबार में थे हेमचंद्र। इनको कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। ऐसे एक सिद्धों में और आता है शांतिपा कि भाई ये कलिकाल सर्वज्ञ थे, ये भी कलिकाल सर्वज्ञ है ना। तो जैन परंपरा में जिस प्रकार मुनि राम सिंह को सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कहा जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण जैन परंपरा में सबसे बड़े व्याकरणाचार्य हेमचंद्र है, भले ही उसके स्वयंभू और वेदव्यास कोई और हो। अभ्रंश के स्वयंभू कौन है? अभ्रंश के स्वयंभू? वाल्मीकि है वो तो। अभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू। और अभ्रंश के वेदव्यास कौन है? पुष्पदंत। और सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग करना कि ये वाल्मीकि है, ये वेदव्यास है, भयानी, भया काम किया भयानी ने, तो भयानी नाम ध्यान रखना। तो ये है मामला। तो धीरेन्द्र वर्मा को भी ध्यान रखना, इन्होंने हिंदी साहित्य कोश का संपादन किया, हिंदी साहित्य का भी संपादन किया। और मेरे ख्याल से इनका जो संपादन कार्य है हिंदी साहित्य कोश, ये तो आपके पास होना भी चाहिए, ताकि कोई भी शब्द वगैरह देखना करना हो तो सब साहित्य के शब्द मिल जाते हैं वहाँ। तो मित्रों 5 का सही उत्तर हो गया किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन रचना है इनकी। और एक कामता प्रसाद गुरु तो कवि भी थे भाई, द्विवेदी काल में नाम आता है इनका। भौमासुर वध, ये प्रबंध रचना लिखी इन्होंने, भौमासुर वध। हालांकि लिखी तो ब्रजभाषा में है, जबकि द्विवेदी काल में तो काव्य की भाषा खड़ी बोली बन गई थी। अच्छा मित्रों, एक बार अभी कल किसी व्हाट्सएप में किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर खड़ी बोली का बीजवपन काल क्या है। देखो 1 मिनट, ये प्रश्न तो डिस्कस हमारा हो गया। मानकर चलोगे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, तो डिस्कस कर लेते हैं। खड़ी बोली का बीजवपन काल क्या है, ये क्वेश्चन है। अब मित्रों यहाँ पर दिक्कत क्या है कि बहुत सारी गाइडें हैं और बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने वाले भी होते हैं, तो प्रश्न बनाने की कला में हर कोई माहिर नहीं होता।
वो इधर उधर से कुंजियों से सवाल देख लेता है, थोड़ा तोड़ फोड़ कर देता है और ये नवनिर्माण हो गया है। लेकिन नवनिर्माण की प्रक्रिया में छात्र बड़ा फंस जाता है बेचारा। उनका तो रोजगार चलता रहता है, पर छात्र तो वो मान लेगा जो गुरुजी पढ़ा रहा है, पेपर दे देगा। पेपर में एक क्वेश्चन से कोई फेल हो गया तो पढ़ाने वाले का तो क्या गया, गया तो पूरा उस बच्चे का पूरा भविष्य ही गया। अब इसमें विकल्प दे रखा है, बोले एक तो भाई आदिकाल है, एक तो भाई आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल है। पूछा कि गुरुजी इसका उत्तर क्या है। हाँ, वैसे गुरुजी भी कई बार परेशान हो जाते हैं क्वेश्चनों से, क्योंकि यार 300-400 क्वेश्चन रोज आते रहते हैं और खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता है ना। इसलिए मैं कई बार तो प्रश्नों को देखता ही बहुत बाद में हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूँ। इसका एक हल सोच रहा हूँ मैं, यूट्यूब पर एक दिन हम निकाल लिया करेंगे और उसी दिन प्रश्नों की बौछार आने दो, और एक दिन ठीक है आधा एक घंटा तो समस्या ख़त्म हो जाएगी व्हाट्सएप वाली। इस पर मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा दिन मुकर्रर किया जाए। अब ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न में मैंने उस बच्चे को बताया कि बच्चे इसका उत्तर होगा आधुनिक काल। तो उसने कहा कि सर जहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसमें बताया गया कि आदिकाल। हाँ बता सकता है, बताने को तो कोई भी बता सकता है। बताने को तो ये कौन नहीं जानता कि खड़ी बोली का पहला कवि अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो तो आदिकाल का है, कौन नहीं जानता। बल्कि सच बात तो ये कि अमीर खुसरो को भी छोड़ो, हिंदी का तो आप यदि स्वरूप देखना चाहें तो जो सरेपा है वहाँ चले जाओ कि जहिमन पवन रसंचरई रविशस नाही पवेश, ते घट चित विषाम करूँ सरे कही अवेश। शब्दावली तो वहाँ भी ये घट चित मन पवन, ये सब क्या है, खड़ी बोली के ही तो शब्द है भाई। लेकिन नहीं, वहाँ अपभ्रंश का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए अपभ्रंश को तो हिंदी में मतलब मिला लो। तो हिंदी का पहला कवि तो सरेपा को मान लिया, लेकिन खड़ी बोली का पहला कवि माना अमीर खुसरो को। हाँ हम भी मानते, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, भाई अमीर खुसरो आदिकाल में है। बात यह है मित्रों कि यदि बीज वपन काल थोड़ी देर के लिए मान ली इस बच्चे का उत्तर, क्योंकि इसमें अमीर खुसरो बैठा हुआ है, अब पूछने वाले के दिमाग में ये बात रह गई होगी तो पूछ ली है, पर मित्रों आरपीएससी के दिमाग में सवाल आएगा तो उत्तर भी तो प्रोफेसर ही बताएगा ना क्या है। तब आदिकाल कर दो आप, धज्जियाँ उड़ जाएंगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। भाई पहली बात तो ये आप ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को हम अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कह रहे हैं, ये ध्यान रखना कि अमीर खुसरो इस बात को जानता ही नहीं था कि खड़ी बोली क्या है। अब आपको हैरानी हो सकती है, इसको पता नहीं है खड़ी बोली शब्द। हाँ नहीं है, ये लिख तो रहा है खड़ी बोली के शब्दों को ही, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर थाल फिरे, मोती उसमें एक ना गिरे, भरा धरा, ऐसा खड़ी बोली शब्द है। लेकिन जिस खड़ी बोली को आज हम खड़ी बोली कह रहे हैं उसको अमीर खुसरो हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं। 27 बार अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों में 27 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है मित्रों। ये अपनी खड़ी बोली को क्या कहते हैं, हिंदवी। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता जिसने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया हो, इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है, लेकिन खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लूलाल हैं। लल्लूलाल ने प्रेम सागर लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं खड़ी बोली छुट और किसी पुट में नहीं लिखूंगा। अरे खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लूलाल हैं, खड़ी बोली के शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता सदल मिश्र है, और ये दोनों आधुनिक गद्य के प्रारंभिक निर्माताओं में से एक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम अमीर खुसरो को यहाँ परेशान नहीं करना चाहेंगे, वरना ये कह देगा बोले यार खड़ी बोली में कविता तो मैंने लिखी है, बीज तो मैंने बोया है, और तुम कह रहे हो कि गुरुजी के बोले बीज वपन काल तो आधुनिक काल में है। तो सुन लो भाई, मान लो इसने आदिकाल में ये बीज बो दिया, ये बीज बोया है इसने आदिकाल में बो दिया भाई। अरे तो यार बीज तो बड़ा होएगा कि नहीं होएगा? ये बीज बड़ा क्यों नहीं हुआ आदिकाल से? फिर पौधा नहीं बना, पेड़ नहीं बना, फल भी नहीं आए, ये तो बीज ही रह गया है भाई। तुम खेतों में कोई बीज को गाड़ दोगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन देखोगे और यार बीज नहीं आ रहा। ये पंत ने भी बीज बोए थे एक बार छुटपुर में, पैसे वाला बोला बीज
है ना, वो सेम वाला पाठ है, बचपन में छुटपन में पैसे बो दिया कि ये बड़ा होगा पेड़ मालदार बन जाएगा, मैं पैसे वाला सेठ बन जाऊंगा। ये कुछ वैसा ही बीज है जब पौधे के रूप में पनपेगा ही नहीं। भक्ति काल में क्या है खड़ी बोली बताओ? जब आदि काल में बीज लग गया तो भक्ति काल में पौधा निकल ही जाएगा यार। अरे आदिकाल का समय जान रहे हो आप? और अमीर खुसरो वो जो समय है 1253 ईस्वी में है, देहांत 1325 में है। तो ये यदि आदिकाल में बीज बन गया है तो बीज तो लगाया, ये माली तो यही है ना, और तो किसी का नाम लोगे नहीं आप। आदिकाल में खड़ी बोली कहती है, अमीर खुसरो की याद आती है अब बिल्कुल। अब 14वीं सदी के हैं, 13वीं सदी में जन्म हुआ इनका, 14वीं सदी में मरने वाली सदी ही मानी जाती है, ये ध्यान रखना। अब जैसे हमारा जन्म तो जो है वो 20वीं सदी में हो गया, 1983 में हो गया, लेकिन जब मरेंगे तो कोई ये कह देगा भाई एस चौधरी जो है 20वीं सदी के हैं, 21वीं सदी में प्राण छोड़ेंगे तो सदी तो हमारी मित्रों 21वीं में ही होगी ना। और ज़्यादा खुश मत हो, सभी 21वीं सदी में प्राण छोड़ देंगे, बहुत दूर है, इतना 80-90 साल कौन जीता है। अब ये बताओ, इस भाई ने बीज लगा दिया, यही तो कहना चाह रहे हो ना, लगा दिया, मान लिया हमने, ये बीज कहाँ गया आगे? तो ये यार 200 साल में ये बीज होगा नहीं है, ये भक्ति काल में कहीं नहीं आया। भक्ति काल में केवल खड़ी बोली का एक गद्य ग्रंथ तो आता है ले दे करके, वो है चंद छंद वर्णन की महिमा गंग, जो अकबर के दरबारी थे। पर भक्ति काल में ये बीज पड़ा रहा, बंजर धरती पड़ी रही। यार ऐसा कैसा बीज हो गया जो 300-400 साल में भी नहीं उग रहा है? तो ये असल में क्या है, बच्चा इतना डिबेट करना अपने गुरु से जानता नहीं है। बच्चे ने तो देख लिया, मान लिया, हाँ इसका मतलब ये है भाई आदिकाल में अमीर खुसरो है, यही गच्चा पड़ जाता है। और मित्रों ऐसा गच्चा विद्यार्थियों के लिए नहीं होता। अच्छा समझो बच्चा जगत एक अच्छा, समझो बच्चा इसका भेद समझो। भक्ति काल में कोई बीज बीज नहीं है। रीति काल में आप क्या कहोगे? अरे यार वो 1741 में भाषा योग वशिष्ठ है राम प्रसाद निरंजनी की, वो तो खड़ी बोली का पहला प्रौढ़ परिमार्जित ग्रंथ है, लेकिन गद्य है, पद तो वहाँ भी नहीं है। तो मित्रों जो खड़ी बोली का बीजोपन काल है वो आधुनिक काल में भी कहाँ है? द्विवेदी काल में। अरे मित्रों द्विवेदी काल शुरू होता है 1900 ईस्वी में, आज हमें 2021 में, तो 1900 से लेकर के और आप 2000 तक 100 साल तो वो मान लो, और अब आप देख लो भाई 100 साल तो मान लो वे, और भाई 2001 से 21 मान लो ये रे यार, 125 साल भी नहीं हुए पूरे खड़ी बोली के इतिहास को, और तुमने बीज लगा दिया यार 10वीं 12वीं सदी में लगा दिया। बताओ खड़ी बोली का बीज वपन काल, उसको कहते हैं खड़ी बोली का आरंभिक काल। अब आरंभिक काल कहती तो आप समझ जाओगे यार, खड़ी बोली का आरंभिक काल तो द्विवेदी काल है, क्योंकि उसके बाद आया छायावाद। और छायावाद है वो छाया खड़ी बोली की छाया है, और ऐसा छाया फल फूल सब लद गए। 1918 में जैसे जयशंकर प्रसाद का झरना बह गया, ब्रजभाषा के आंसू बह गए, और साहित्य में संगीत की वो लहर आ गई। मित्रों छायावाद स्वर्ण काल है, खड़ी बोली का स्वर्ण काल है छायावाद। बीज लगाया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने के बावजूद भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी लाख प्रयास करने के बावजूद भी खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर नहीं कर पाए। खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर करके संगीत के सागर में हिंदी कविता को निमज्जित करने का जो कार्य किया वह ऐतिहासिक कार्य छायावाद ने किया। छायावाद क्या है? पंत ने कहा कि छायावाद न रहकर एक अलंकृत संगीत बन गया है, एक झंकार बन गई है। छायावाद तो वीणा है, कविता कहाँ है? वीणा की स्वर लहरियां बज रही हैं। क्या कहती है महादेवी? नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली हैं ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो ये अस्फुट झंकार। पूरा छायावाद एक झंकार है। रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक जो निराला के भारी वैचारिक विरोधी रहे हैं, जिसने निराला पर यह भी कहा कि काव्य में कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेके निराला कोई पंथ ही खड़ा करे, और उसका जवाब देते हुए जब निराला ने कहा कि मैं क्षमा करना वली वर्दों की मूछें मरोड़ देता हूँ,
और फिर उसके बाद शुक्ल ने पाखंड प्रतिषेध कविता में लिखा कि खलेगा जिनको प्रकाशवाद हमारा यह, कहेंगे कुवाद भी जो लेंगे सारे सह हम। और इसका जवाब देते हुए जब निराला ने कहा कि मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद को सिद्ध करना होगा, एक बहुत बड़ी बहस चली। रामचंद्र शुक्ल के सुधा पत्रिका में वो लेख 1928 में लगातार छप रहे थे, जो छायावाद की धज्जियां उड़ाने वाली कविताएं छुटपुटे वो छप रही थी। मित्रों, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो कि रामचंद्र शुक्ल ने किस जगह छायावाद की जमकर विरोध किया? अपनी आलोचना में नहीं, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कदापि नहीं। उतने भयंकर विरोधी हो रहे हैं अपनी फुटकल कविताओं में। पढ़िए तो सही आप, हृदय का मधुर भार, पूरा भार ही उतर जाएगा। वही रामचंद्र शुक्ल निराला पर क्या लिखते हैं कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य निराला ने किया है। ये देखो, यह है संगीत, है ना। तो आप एक काम किया करो, ऐसे टीचरों से बहस मत किया करो जो कह रहे हैं ना कि खड़ी बोली का बीजोपन काल क्या है, तो आप तो उसका उत्तर मुझसे ले लिया करो सही सही ढंग से। द्विवेदी काल खड़ी बोली का आरंभिक काल है, और उस व्यक्ति को, उस अध्यापक को मेरे नंबर दे दिया करो आप, है ना। बोले गुरुजी इनसे थोड़ा बात करना, तो मैं उसको बीज का अर्थ भी समझाऊंगा, पौधा कैसे बनता है, पेड़ लग के फल फूल कैसे मिलते हैं। क्योंकि सही बात तो ये है कि ये गुरु जो है ना, इनको महागुरु से पहले पढ़ लेना चाहिए, फिर इनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन बीच में ईगो आ जाता है, ईगो के कारण इनको लोग, अरे हम तो बहुत जानते हैं। अरे तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा विस्तार नहीं है, संकुचन है। विवेकानंद जी ने कहा है कि संकुचन मृत्यु है, पल्लवन ही जीवन है। और मित्रों मुझे देखो, आप पल्लवन किसे कहते हैं ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। तो मित्रों ये थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखो। इसीलिए मुझे मजबूरी में इतना ज़्यादा वर्कलोड होने के बावजूद ये टेस्ट सीरीज का आयोजन करना पड़ा है, ताकि बच्चे को सटीक और सही दिशा में जानकारी मिल सके। तो ये सब बातचीत हुई है, और बाकी जो प्रश्नों का एक्सप्लेन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतनी, थोड़ा चाय पानी पीकर फिर अगली क्लास में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।